हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज आपका डे 19 यानी 19वें दिन का वीडियो है। ठीक है, ये क्लास है आप लोगों का 10 क्लास का वीडियो है। ठीक है, आज आप लोगों का रूटीन के अनुसार आज आप लोगों का क्या है, विज्ञान क्लास है। तो ठीक है, तो विज्ञान में मैं ऐसे रखा हूँ कि अगर फिजिक्स की कोई चैप्टर स्टार्ट होगी तो एक चैप्टर मतलब जो चैप्टर उठेगा वो चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर विज्ञान में, तब दूसरी चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें इसके जो पहला वाला वीडियो था उस वीडियो में मैंने आप लोगों को समीकरण संतुलन करना सिखाया था। उससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 3 तो ऐसे संतुलन करने के लिए देता है और 2 एक एक नंबर का ऐसे कुछ पूछता है उसका बीच का, तो वो बताना होता है। ठीक है, तो मतलब 3 या 4 मार्क्स का इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो जो बच्चे अभी तक वो रासायनिक समीकरण संतुलन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाइए और वो देखिए। ठीक है, उसमें मैंने HW भी दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने HW बना के दिखाया भी था। ठीक है, लेकिन HW में मैं एक क्वेश्चन उसमें था जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जो बहुत बच्चे बोले थे कि सर ये बता दीजिएगा। तो PB ये था NO3 2, फिर है कि PB प्लस NO2 प्लस O2, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए इसको समीकरण संतुलन कैसे करते हैं। पहले आप देखिए कि आपका अधिकार कहाँ कहाँ पे है भरना। ठीक है, आप यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ। तो बहुत बच्चे ने ये ब्रैकेट के अंदर ही भर दिया था, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं भरेगा तो नहीं भरेगा। ब्रैकेट के अंदर मतलब सबसे पहले ये तो पूरा एक में लिखा गया है ना, तो एक में लिखा गया है ना, तो एक के लिए आप यहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ। इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते, ना किसी को मिटा सकते हैं, ना इसके नीचे लिख सकते हैं, ना इसके ऊपर लिख सकते हैं, कहीं नहीं लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण में मैं बताया था आप लोगों को, वो पिछला वीडियो जाके आप लोग कंठस्थ और शुरू से 2-3 बार चला चला के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम संतुलन करना है। तो पीबी इधर कितना है, 1 है, और इधर भी 1 है, तो चलिए पीबी का कोई झंझट नहीं है। एन कितना है, तो ये 2 अब ओ के लिए भी काम करेगा और एन के लिए भी काम करेगा क्योंकि इसी ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन ये 2 इस पीबी के लिए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ है ना, तो इधर ही से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये ब्रैकेट के में जितने हैं उसके लिए ये 2 काम कर रहा है। तो ये पीबी एन कितना हो गया हमारा, 2 है, इधर एन कितना है, 1 ही है, तो हमें 2 करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 2 रखेंगे हमारा, क्योंकि हमारा अधिकार वही है ही, यही लिखेंगे ही बस, और दूसरा कोई जगह नहीं है, तो 2 लिख दिया। अब देखिए एन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना है 6, इधर कितना हो गया ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, यानी 6 ऑक्सीजन हो गया। अब थोड़ा सा फिर से मिलाइए एक बार, पीबी कितना है 1, तो 1 इधर दोनों साइड में 1 1 है। एन कितना है 2 हो गया, यहाँ पे भी एन 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूनी 6, इधर ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2, तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे किन्हीं बच्चों ने 2 भर रहा था, कोई 4 भर रहा था, तो यहाँ पे ये नहीं भरेगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे 2 लिख देंगे तो हमारा ये कंठस्थ हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे, तो ये जिनको उतारना होगा आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए मिटा देता हूँ, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है रासायनिक समीकरण संतुलन वाला। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा जाके कृपया करके वो सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए। एक वीडियो मैंने बनाया, एक वीडियो में रासायनिक समीकरण संतुलन करना मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कुछ अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, एक है, पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसको हम संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसको इसका जो परिभाषा होगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, इसमें होगा हमारा, लाइटिंग दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, हाँ चलिए। तो ये वैसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने कि C+O2 बन गया हमारा CO2, ठीक है। यहाँ पे एक दोनों को समझाऊंगा मैं साथ में। वियोजन या इसको अपघटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इधर मैंने बनाया CaCO3, अब ये बना हमारा एक CaO प्लस CO2। अब यहाँ पे देखिए हम समीकरण संतुलन है ना, एक हो गया। हाँ, चलिए देखिएगा दोनों में फर्क, ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों में फर्क है क्या। मैं ये जो अभिक्रिया बता रहा हूँ इसमें से एक या दो आ ही जाता है हमेशा। संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है, एकल विस्थापन है, द्विविस्थापन है, इसमें से कोई ना कोई अभिक्रिया एक या दो आ ही जाता है, ठीक है। तो अभिक्रिया जितना लिखवाऊंगा ध्यान से देखिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए यही याद हो जाएगा। एक लिखवाया मैंने संयोजन अभिक्रिया, क्या लिखवाया? संयोजन अभिक्रिया। इसको संश्लेषण अभिक्रिया भी हम बोलते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बना देते हैं, मतलब देखिए दो मिल के एगो नया बना दिया कि नहीं। इस अभिक्रिया में दो मिल के एक नया बन गया। इस अभिक्रिया में क्या है कि वियोजन या अपघटन, इसको अपघटन भी बोलते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, मतलब एक है, मतलब एक टूट के दो या दो से अधिक बन जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है। संयोजन अभिक्रिया में क्या है कि दो या दो से, मतलब दो या दो से अधिक, मतलब 3 4 मतलब जितना हो, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आके मिल के एक बन जा रहा है, मतलब एकजुट हो जा रहा है। और इसमें क्या है वियोजन में कि वियोजन मतलब अलग हो जा रहा है, अपघट हो जा रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक पदार्थ है और वो टूट के 2-3 पदार्थों में बिखर जा रहा है। जैसे एक पदार्थ है देखिए CO3 और ये 2 पदार्थों में बन गया। मतलब जो मिल के बनता है तो संयोजन मतलब संजोग हो जाता है, जुड़ जाता है, तो संयोजन अभिक्रिया। और जो टूट जाता है मतलब वियोजन यानी बिला जाता है, यानी अपघटन हो जाता है, तो वो अभिक्रिया हमारा क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। तो दोनों में एकदम थोड़ा सा का डिफरेंस है कि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनते हैं, और इसमें वियोजन अभिक्रिया में कि दो नए पदार्थ मिल के भले एक पदार्थ टूट के दो नए पदार्थ बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। एक क्वेश्चन इस पे ऐसे पूछ देता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के ठीक उल्टा है, कैसे? तो कैसे हम कहेंगे इसको? हमें ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे नहीं कहेगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कहेगा तो आप लोग इसको लिख के और एग्जाम्पल तो दे ही दीजिएगा, वियोजन का भी लिख दीजिएगा, लेकिन पूछेगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के ठीक उल्टा होता है। चाहे इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के उल्टा होता है, मतलब इस टाइप का पूछे तो हम दोनों का परिभाषा लिख देंगे कि वह संयोजन अभिक्रिया वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनते हैं, अब वियोजन अभिक्रिया वह होता है जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के ठीक उल्टा है। तो दोनों के परिभाषा से भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो जो हम बोले हैं वो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बन सकता है। वीडियो को पीछे कर करके जो मैं बोला हूँ वो क्वेश्चन ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। नहीं तो ये तो समझ में आ ही गया कि उल्टा होता है कैसे, तो आप लोग बता दीजिएगा। तो ये दो अभिक्रिया आप लोग, मैं हट जाता हूँ, वीडियो के स्क्रीन पर मार के आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों एक जैसे हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो एकल विस्थापन और द्विविस्थापन ये दोनों सेम सेम है, मतलब थोड़ा सा अलग डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने एक जगह लिख दिया। अब दोनों को समझने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए एकल विस्थापन में क्या किया है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित परमाणु दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है, मतलब एगो परमाणु में है तो दूसरा परमाणु आएगा उसमें से खींच लेगा, मतलब विस्थापित कर लेगा, ठीक है। तो एकल विस्थापन नंबर एक करेगा तब वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु द्वारा, मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ। फिर द्विविस्थापन की जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं। देखिएगा इस दोनों को ध्यान से आप लोग कि जो यहाँ पे मैंने लिखाया कि वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित परमाणु, देखिए जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा कि Fe प्लस CuSO4 और FeSO4 प्लस Cu, यानी कि Fe जो था इसका एक भाग अपने में खींच लिया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित, यौगिक में ये जो उपस्थित है दूसरे परमाणु द्वारा, ये दूसरा परमाणु है ना, ये दूसरा है अपना, ये तो दूसरा है, ये दूसरा था, तो यौगिक में उपस्थित जो है वो दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है। यानी कि जो Fe था SO4 को खींच के अपने में देखिए मिला लिया, FeSO4, मतलब इसका खींच के अलग परमाणु है दूसरा परमाणु, तो ये परमाणु अपने में खींच के जब मिला लिया, अब ये बच गया बेचारा अपना इधर अलग, तो इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एगो विस्थापित किया। ये क्या किया कि इसका एगो पार्ट खींच के अपने में मिला लिया, तो एगो हुआ था एकल विस्थापन। यहाँ पे देखिएगा इस समीकरण में Fe है H2SO4 है, ठीक है। तो Fe क्या करेगा, इस SO4 को अपने में ले लिया, तो FeSO4 अपना में ले लिया, और H2 क्या था और इसका S अपने में ले लिया, मतलब SO4 को ये दे दिया और इसका S अपने में ले लिया, यानी FeSO4 हो गया और H2S अपने में बना लिया। यानी कि जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, इसमें एक आदान प्रदान हो रहा था, मतलब सिर्फ Fe जो था इसका ले रहा था, Cu को कुछ नहीं दे रहा था। यानी कि Fe क्या कर रहा था, SO4 को देखो ले लिया और Cu अकेला बच गया। लेकिन इसमें क्या है द्विविस्थापन में कि Fe इसका पार्ट लिया है तो अपना S इसको दे दिया है, यानी H2S मिल गया, H2 को S मिल गया और Fe को SO4 मिल गया, तो FeSO4 प्लस H2S आए समझ में। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन में अभिक्रिया यही है कि इसमें एक विस्थापित होता है और द्विविस्थापन मतलब दो को विस्थापित हो जाता है, मतलब एक तो इसका स्थान गया और एक इसका स्थान गया, और इसमें सिर्फ इसका स्थान जा रहा था, मतलब एगो सिंगल का स्थान जा रहा था, SO4 हट रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें SO4 भी हट रहा है और S भी हट के इसमें चल जा रहा है और इसका SO4 हट के इसमें, मतलब दो बार विस्थापन हो जा रहा है। तो दो बार विस्थापन होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक बार विस्थापन होगा तो एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए अब Fe जो था FeSO4 को अपने में ले लिया, Cu बच गया। इसका अर्थ क्या होता है कि Cu की तुलना में Fe क्या है, क्रियाशील है, मतलब Cu से ये Fe बढ़िया है, यानी मजबूत है, तभी तो इसका ये Cu के साथ SO4 था, इसका SO4 अपने में ले लिया, देखिए FeSO4 और Cu को अकेला छोड़ दिया, तो यानी कि इससे अधिक मजबूत है ये Fe, तो Cu की तुलना में Fe क्या है, क्रियाशील है, क्या है, क्रियाशील है। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग रोके और इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरा है अवकरण अभिक्रिया, ठीक, ये दूसरे के भी मतलब एक जैसा ही है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, मतलब ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन निकलेगा। तो हम सिर्फ इतना भी बता देंगे तो हमारा सही हो जाएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए C में O आके मिल गया ना CO2, तो हमारा क्या हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें H का संयोग होता है, उस मतलब हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो देखिए H2 प्लस O2, तो O में आके क्या हो गया, H2 आके जुड़ गया, मतलब H2 आके मिल गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया। तो जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़ेगा तो अवकरण अभिक्रिया। तो ये समझ में दोनों आप लोगों को आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चंस में ऐसे भी देता है, ये एग्जाम्पल लिख के बोलेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया भी शुरू में लिखवाया था, वो भी हो गया, दो को मिलकर एक नया बन रहा है, वो भी हो जाएगा। चाहे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया इस तरीके से भी पूछता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में।
इसको देखिएगा यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम आसान है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा ये, जैसे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ये सब होता है आपके पौधों में। जैसे पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में वो जब भोजन बनाते हैं तो उनको 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ आवश्यक है। CO2 तो देखिए CO2, H2O यानी जल, तो जल भी मिलता है, सनलाइट जो ऊपर से उसको मिल जाता है सनलाइट, और उसके बाद क्लोरोफिल उसके पत्ती में ही होता है, पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो चारों चीज जब मिल जाता है तो वो अपने लिए भोजन क्या बनाता है, ग्लूकोज यानी C6H12O6 ये अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, यानी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो वही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं लेकिन लेते क्या है, CO2। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण बना देता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे HCl + NaOH + NaCl + H2, यानी कि HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है। तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण बना देगा NaCl, प्लस में H2 अपना जल उधर बन जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया, यानी कि जितने रासायनिक अभिक्रिया अभी तक मैंने आप लोगों को लिखवाया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से 1 या 2 आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। और समीकरण संतुलन करना जो सिखाया, उस समीकरण संतुलन करना भी वो 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। तो 3 या 4 मार्क्स 5 मार्क्स के इस चैप्टर से आपका 7 के करीब चला जाता है। तो 7 मार्क्स तक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका पूछेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस समीकरण को अच्छा से कॉपी में लिख के और अच्छा से समझ के, वीडियो को ना समझ में आए तो थोड़ा पीछे कर करके देख के और समझ के और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।